नमस्कार, एडियाल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिंदगी का जख्म। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लीजिए सन्नी के बाबूजी, हलवा बनाई है आपके लिए। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच में हलवा बना ही दिया। तुम भी ना मजाक, 2 दिन से हलवा की रट लगाए हो। क्या मैं नहीं जानती? आपको कुछ दिन हलवा ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं, और अब कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। वाह, क्या हलवा बनाई है तुमने श्रीमती जी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों के हलवे में जो स्वाद है वह दुनिया के लजीज से लजीज व्यंजनों में भी नहीं है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शर्माती आंखों वाला मुस्कुराता हुआ बबीता जी का चेहरा सनी के पिता सुधीर जी के मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो रहा था कि छोटे बेटे सनी की आवाज ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। बाबूजी, ओ बाबूजी। सुधीर जी, जो अपनी पत्नी बबीता जी की पुरानी मीठी यादों में खोए हुए थे, अचानक से बेटे की आवाज सुनकर न चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ, हाँ, बोलो बेटा। बाबूजी, हम घर पहुंच चुके हैं। अब जल्दी चलिए। कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे सनी ने कहा। रिटायर्ड ऑफिसर सुधीर जी के 2 बेटे और एक बेटी हैं। तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। बड़ा बेटा सुधांशु और छोटा बेटा सनी है। बड़े बेटे और बहू के साथ उनके कुछ खास अच्छे अनुभव नहीं रहे थे, इसलिए अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद अपना गांव छोड़कर अपनी छोटे बेटे बहू के घर आ गए हैं। दरअसल यह घर सुधीर जी ने ही कर दिया था, जिसमें उनके छोटे बेटे और बड़ बहू रहते थे। अपने छोटे बेटे को यह सोचकर घर दिए थे कि रिटायर होने के बाद दोनों पति पत्नी अपना बुढ़ापा आराम से काटेंगे। सुधीर जी ने इस घर में अपने बेटे बहू के साथ एक कमरा अपने और अपनी पत्नी के लिए रहने के लिए भी बनवाया था। लेकिन 4 साल हो गए थे उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर्ड हुए, पर वह अभी तक गांव में ही रह रहे थे। बबीता जी अपने पति को यह कहकर शहर जाने से हमेशा रोक देती थी कि क्यों बेटे बहू की जिंदगी में दखल देना, यही ठीक है। सारी जिंदगी तो हम लोगों ने यहीं गुजारी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं रहकर गुजार लेंगे। सुधीर जी का दिल तो करता था मुंबई आकर बेटी बहू के पास रहने का, लेकिन पत्नी के रोकने पर उनकी इच्छा मर जाती थी। लेकिन अब बबीता जी भी नहीं थी, इसलिए सुधीर जी भी उनके बिना अकेले से हो गए थे। तो अपने बेटे बहू के कहने पर उनके साथ शहर चले आए। घर में घुसते ही सुधीर जी के पैर एक गुदगुदी मैट पर पड़े और वह ठिठक कर पीछे हो गए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए अंदर आए। मखमली और आरामदायक सोफे पर जैसे ही बैठे तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग यही हो। घर की तो काया पलट कर दी बेटा तुमने। जब खरीदा था तब तो बहुत अलग दिखता था। पूरे घर को हैरानी भरी निगाह से निहारते हुए बाबूजी बोले। तो बेटे ने जवाब दिया, जी हाँ बाबूजी, कुछ समय पहले ही तो रिपेयर करवाई थी और नया फर्नीचर खरीदा था। इतना आरामदायक घर है। सोचते हुए सुधीर जी मन ही मन अपनी पत्नी बबीता से बात करने लगे। बबीता, अगर आज तुम यहाँ होती तो अपना यह घर देखकर कितनी ज्यादा खुश हो जाती। यह आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नरम नरम सोफे, इस घर की चमक धमक। और तो और तुम्हारी छोटी बहू ने शरबत भी बनाकर मुझे दिया है। अब तुम मेरी चिंता मत करना। चलिए बाबूजी, आपका सामान रख देता हूँ, छोटे बेटे सनी ने कहा। तो बाबूजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा तो उनके कमरे में एक बड़ा सा आरामदायक बेड सजा हुआ था। लेकिन यह क्या सनी? तो बाबूजी का सामान लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बेटा, पर मेरा कमरा तो यहाँ है ना? नहीं बाबूजी, दरअसल आपकी बहू सरिता का भाई आजकल ट्रेनिंग के लिए इस शहर में आया हुआ है। अक्सर घर पर आता रहता है तो इसी कमरे में रुकता है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे
तो सनी ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना, जहां घर की सारी टूटी फूटी बेकार वस्तुएं एकत्रित कर दी जाती हैं और दिवाली के त्योहार पर इसकी साफ सफाई कर दी जाती है। यहाँ ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। बाबूजी ने देखा कि इस कबाड़ खाने के अंदर एक टूटी फूटी चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। यहाँ अभी कुछ खास सामान नहीं पड़ा है, इसलिए आपके रहने की व्यवस्था यहीं कर दी गई है। कहते हुए सनी ने उत्साह से चारपाई पर बाबूजी का सामान रख दिया। सुधीर जी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर जमीन पर धम्म से पटका हो। उन्होंने पलटकर देखा तो सनी अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। यह सब देखकर बाबूजी से खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। वह इस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे, यह कैसी आधुनिक व्यवस्था है, जहां बच्चों के लिए तो अलग कमरा है, यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बड़े बूढ़े बाप के लिए नहीं। मेरे लिए यह कबाड़ का कमरा। कहते हुए अपने संदूक में से अपनी पत्नी की तस्वीर निकालकर अपनी चारपाई पर पास रखे हुए एक बेंच पर रखते हुए बोले, कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी बबीता। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सोचने लगे, जब अपनी 40 साल की नौकरी पूरी करके सरकारी दफ्तर से रिटायर हुआ था, तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। जहां भी जाता था, लोग सरजी सरजी कहकर कितना सम्मान देते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का मन तो नहीं होता था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटों की दलीलों के आगे मैंने समर्पण कर दिया। आप वैसे भी बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे, खाना कौन पकाएगा, वगैरह वगैरह अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर शहर आने को मना लिया और ले आए मुझे यहाँ कबाड़ बनाकर कबाड़ खाने में रखने के लिए। मेरी भी मति मारी गई थी कि मैं गांव का मकान और जमीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को बोलकर आया हूँ। कहते हुए सुधीर जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ से साफ करके नीचे उतरने लगे। नीचे से सबकी हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि सनी अपनी पत्नी सरिता और अपने साले के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सभी शाम की चाय का आनंद लेते हुए हंस बतिया रहे थे। जैसे ही बाबूजी आए, सब लोग सकपका गए। बाबूजी भी चाह रहे थे कि इस हास्य मनोरंजन में भाग लें, लेकिन उनके आते ही सभी को कुंठित होते देखकर उनका मन और उदास हो गया। तभी देखा कि सनी के दोनों बच्चे पार्क जाने की जिद कर रहे थे, तो बाबूजी उन्हीं के साथ पार्क चल दिए। पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल गए और उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे बाबूजी को धीरे धीरे शहर की आदत पड़ रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे सनी को अपने बाबूजी की उपस्थिति में असहज महसूस हो रही थी। गांव से आए बाबूजी, जिन्हें अपने शहरी माहौल में फूहड़ प्रतीत हो रहे थे, एक दिन जब सनी के दफ्तर से कुछ साथी घर आ पर आए थे, तो बाबूजी लुंगी और बनियान पहने सोफे पर बैठे हुए थे। बेटे के सभी दोस्तों ने उनसे अच्छे से बातचीत की, लेकिन सनी को बाबूजी के पहनावे से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने दोस्तों के जाते ही सनी का गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा और उन्हें अपने कमरे में यानी कि कबाड़ खाने में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी गई। यूं ही दिन बीत गए और धीरे धीरे बाबूजी ने भी अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। बाबूजी ने अब सब्जी और दूध लाने की जिम्मेदारी खुद ही अपने कंधों पर ले ली और कभी-कभी बच्चों को भी स्कूल छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक ले जाते थे। खाली बैठकर उदास होने से तो ठीक ही था, थोड़ा टहल भी आते थे।
बच्चों के साथ मजाक मस्ती भी हो जाता था और अपने हम उम्र लोगों के साथ कुछ बातचीत भी। आज सुबह जब बाबूजी रोजाना की तरह जागे तो इलायची बादाम वाला दूध पीने की इच्छा मन में लिए हिलोरे ले रही थी। इतने में बहू की आवाज आई, ए लीजिए बाबूजी चाय, कहते हुए सरिता चाय का प्याला बाबूजी के हाथों में थमा कर चली गई। देखा तो कप में वही काले रंग की शहरी काढ़ा था जिसे पीना शहरी लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते थे। गांव में रोज सुबह पत्नी के हाथों से इलायची वाला दूध पीने के शौकीन बाबूजी ने अपनी इच्छा मन ही मन में दबा ली, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि बहू को यह कह दें कि आज उनका चाय नहीं दूध पीने का मन है। होती भी कैसे, पहले एक बार बाबूजी ने दूध मांगा था तो बहू ने दूध ला तो दिया था, पर नाक भी सिकोड़कर ऐसे भाव दिखाए कि जैसे किसी गवार से पाला पड़ा हो। यह सब सोचते सोचते सुधीर जी ने घड़ी की तरफ देखा। दूध लाने का समय हो रहा था। बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्की ली और नीचे उतर आए। सोचा यदि देर हो गई तो दूध नहीं मिलेगा और फिर बहू की दो चार बातें भी सुननी पड़ेंगी। बाबूजी को नीचे आते देख छोटी बहू सरिता ने मेज पर थैला और 200 रुपए रख दिए। दूध के लिए जा ही रहे थे कि देखा बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप पर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बाबूजी, बच्चों को मैं छोड़ दूंगी, आप जाइए, छोटी बहू आगे बढ़ते हुए बोली। बाबूजी समझ गए कि बहू बच्चों को उनके साथ जाने क्यों नहीं देना चाहती। उन्होंने अपनी बहू को कहते हुए सुना था, गवार बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गंवार की भाषा और तौर तरीके सीख जाने लगेंगे। बाबूजी थैला और पैसे उठाकर दूध लेने निकल पड़े और अपनी स्वर्गीय पत्नी बबीता जी से बात करते जा रहे थे। आप तो भाग्यशाली निकली जो केवल बड़े बेटे बहू का अपमान झेलकर स्वर्ग सिधार गई। सुधीर जी के दिल में अपने बड़े बेटे बहू सुधांशु के घर बिताए हुए कुछ दिनों की कड़वी यादें ताजा हो गई। किस तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छुपा दिया करती थी ताकि हम बूढ़े ना खा पाए। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए मैं दातून चबा रहा था तो सुधांशु ने टकासा जवाब दे दिया था, बाबूजी यह आपका गांव नहीं है, दांत साफ करने हैं तो बाथरूम में जाकर कीजिए, आपको देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। अपना इस तरह का अपमान सुनकर सुधीर जी 2 ही महीने में वापस अपने गांव लौट आए थे। सुधीर जी अपनी पिछली यादों के सैलाब में ऐसे खोए हुए थे कि उनको पता ही ना चला कि कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीदकर जैसे ही मुड़े तो बेटी का फोन आ गया। कैसे हैं बाबूजी? दरअसल मुझे आपकी चिंता हो रही थी तो सोचा फोन करके हालचाल पूछ लूं। इतने दिनों बाद किसी अपने की स्नेह भरी बातें सुनकर सुधीर जी की आंखें भर आई और रूंधे गले से बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है? तेरे भाई भाभी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते, तू बस अपना ख्याल रखना, कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फोन काट दिया। उन पर क्या बीत रही थी वह अपनी बेटी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। फोन काटते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। काश यही प्यार और अपनापन मुझे अपने दोनों बेटों से मिल पाता। सोचते हुए बाबूजी ने खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वाकई किसी के कंधों पर आश्रित रहकर बुढ़ापा काटना कितना मुश्किल होता है। वह भी जब पत्नी पत्नी में से एक चला जाए तो जीवन बोझ सा लगने लगता है। सुधीर जी सोचने लगे, बबीता जी तो स्वर्ग सिधार गई, अच्छी भली तो थी बेचारी, बस हल्का सा बुखार और सरदर्द हुआ था। एक दिन रात को सोई और फिर अगले दिन उठी ही नहीं। चलो अच्छा ही है, इस दुनिया से सुहागिन ही चली गई, क्योंकि वह हमेशा कहती थी कि आपके कंधों पर जाऊं। सो अच्छा ही हुआ कि वह मुझसे पहले ही इस दुनिया से चली गई। अगर मैं उनसे पहले इस दुनिया से चला जाता तो फिर मेरे बाद वह अकेली रह जाती इस दुनिया में।
तो फिर ना जाने क्या हाल होता उसका। मैं तो अपमान का घूंट पीकर जैसे तैसे रह रहा हूँ। अपनी पीड़ा और वेदना को दिल के किसी कोने में छिपाए बाबूजी घर के बाहर आकर खड़े हुए। तेजी से चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, इसलिए कुछ पलों के लिए दरवाजे पर ही रुके। जैसे ही डोरबेल बजाने जा ही रहे थे कि अंदर से आती कुछ आवाजें कानों में पड़ी। आप बड़े भैया को क्यों नहीं कहते बाबूजी को यहाँ से ले जाने के लिए? वैसे भी 6 महीने हो चुके हैं इन्हें यहाँ रहते हुए। प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वो भी लेंगे ना, तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाएं? छोटी बहू सरिता की आवाज बाहर तक आ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? लगा तो रहा हूँ फोन। अरे भैया, बाबूजी का क्या करना है? मतलब मतलब ये 6 महीने हो गए हैं उन्हें हमारे घर आए हुए, लेकिन आप और भाभी तो उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यह सुनने की देर थी कि सुधीर जी को जैसे झटका सा लगा। दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए और लड़खड़ाते कदमों से वह घर के सामने वाले पार्क तक आए और बेंच पर बैठ गए। शायद मेरी किस्मत में यह भी देखना लिखा था। दूसरे घर की लड़कियों को क्या दोष देना जब अपने ही बेटे स्वार्थी निकले। कहते हुए बाबूजी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। इतने में उनके गांव से उनके मित्र व प्रॉपर्टी डीलर प्रभुनाथ जी का फोन आया, जिसे बाबूजी ने अपने गांव का मकान और जमीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। सुधीर जी, कैसे हैं आप? आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है। सुधीर जी, जो अपने बेटे द्वारा दिए गए जख्मों से पूरी तरह टूट चुके थे, रुआन सी आवाज में बोले, प्रभुनाथ, मैं गांव वापस आ रहा हूँ। उन्होंने प्रभुनाथ जी को सारा हाल कह सुनाया। थोड़ी देर मित्र से कुछ बात करने के बाद सुधीर जी ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। पूरे मनोबल के साथ घर की ओर बढ़े और डोल बेल बजाई। बाबूजी, आप तो बड़े लापरवाह निकले और दूध की थैली और बचे हुए पैसे घर के बाहर छोड़कर कहाँ चले गए थे? दरवाजा खोलते ही छोटी बहू चिल्लाई। बाबूजी बिना एक शब्द बोले अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। सीढ़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक छोटे बेटे की आवाज सुनकर रुक गए। और हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए। शाम को भैया आ रहे हैं आपको अपने घर ले जाने के लिए। बाबूजी तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बाबूजी बोले, सामान पैक मैं नहीं, तुम करोगे। क्या? क्या मतलब है आपका? छोटी बहू चिल्लाई। मतलब ही समझा देता हूँ। शायद तुम लोग भूल चुके हो कि यह मकान मैंने खरीदा था हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी यह घर मेरे नाम पर ही है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह मैं तय करूंगा, तुम लोग नहीं। मेरी खून पसीने की कमाई से खरीदी हुई यह घर मुझे ही रहने के लिए टीन की छत वाला कबाड़ खाना दे दिया, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एयर कंडीशनर की हवा। बस बहुत हुआ। 1 महीने का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले इस मकान में रहेंगे? बेटा सनी बोला। जी नहीं, इस मकान को बेचकर मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपनी पुरानी मकान में जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसती हैं। कम से कम वहां मैं अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर हाल चाल तो बांट सकता हूँ। बाबूजी, आपने तो हमें एक पल में पराया ही कर दिया। बेटा बहू चिल्लाने लगे। यह फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे। पराया किसने किसको किया है, यह तुम कभी आराम से बैठकर सोचना। और हाँ, तुम्हारा पिता अभी तक इतना कठोर दिल नहीं हुआ, इसलिए जब तक तुम्हारा इंतजाम कहीं और नहीं हो जाता, तब तक तुम ऊपर टीन की छत वाले कबाड़ खाने में रह सकते हो। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। बेटा बहू हक्के बक्के होकर पिताजी की तरफ लगातार देखते रह गए और बाबूजी गजब की आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गए, जो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था।
आज पहली बार उन्हें मखमली गद्दों पर सुकून से लेटने का सौभाग्य मिल रहा था। तो दोस्तों, बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में, मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा। जाकर देख लो मंदिर मस्जिद में भी, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।